नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं दीपक शर्मा और चाणक्य अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। भारत के भूगोल की यानी इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं और आज हम यही देखेंगे इंडिया की अवस्थिति यानी कि लोकेशन कहाँ है इंडिया की, वर्ल्ड में वो कहाँ लाई कर रहा है और उसके आगे की स्टोरी। तो पहले हम देख लेते हैं वर्ल्ड में क्या क्या है। तो वर्ल्ड में आप देखेंगे ये वर्ल्ड में हमारे इस तरह का ग्लोब है। ग्लोब जो है वो किसने दिया? तो बेहम नाम का एक साइंटिस्ट था। इस बेहम ने पहली बार ये ग्लोब का मॉडल बनाया, यानी कि तो पहला सवाल तो यही है कि मॉडल ऑफ अर्थ यानी ये जो ग्लोब है ये बनाया किसने? तो ये व्यक्ति कौन था? आपका बेहम। बेहम ने ये ग्लोब का जो मॉडल आप देखते हैं, जो ग्लोब का मॉडल आपके घर पे स्कूल्स में रखा होता है, वो मॉडल किसने दिया है? बेहम ने। बेहम का नाम आप जरूर याद रखें। ग्लोब का फाउंडर यानी कि मॉडल ऑफ अर्थ इन्होंने पहली बार दिया, जो ग्लोब कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस जो हमारा वर्ल्ड है इसमें कॉन्टिनेंट्स कितने हैं। तो कॉन्टिनेंट्स आप देख पा रहे हैं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशियंस। कॉन्टिनेंट मतलब तो महाद्वीप और ओशियन मतलब महासागर। तो महासागर कितने हैं? तो वो ओशियंस हैं, आप देख पा रहे हैं 5 हैं। पहला, अब मैं कॉन्टिनेंट पर आऊंगा। कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? तो ये पहला कॉन्टिनेंट हो गया आपका एशिया। ठीक है, पहला कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया आपका? एशिया। दूसरा कॉन्टिनेंट आपका कौन सा हो गया? ये अफ्रीका। थर्ड वन, तीसरा कॉन्टिनेंट आपका कौन सा हो गया? तो थर्ड कॉन्टिनेंट है आपका ये नॉर्थ अमेरिका। चौथा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा हो गया आपका? साउथ अमेरिका। पांचवा कॉन्टिनेंट ये हो गया आपका अंटार्कटिका। छठवें नंबर पर जो कॉन्टिनेंट है वो हो गया आपका यूरोप और सातवें पर जो है वो हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये आपके क्या हो गए? 7 कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट के बाद हम बात करेंगे ओशियंस की। तो पहले हम कॉन्टिनेंट पर चलते हैं। मैंने कहा कॉन्टिनेंट कितने हैं? तो 7 हैं। आपके महाद्वीप कितने हैं? तो 7 हैं। अब एरिया वाइज अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका कौन सा हो जाएगा? एशिया। एशिया हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसका क्षेत्रफल यानी इसका जो एरिया है वो एरिया कितना है? तो वो अराउंड 30%, 29.4, दैट इज एग्जैक्टली 30%। ऑलमोस्ट एरिया इसका है 29.4% कुछ मिलता है और कहीं पर 30%। तो ये लगभग इसका एरिया कितना हो गया? 30%। यानी पूरे वर्ल्ड का 30% अकेले कहां पर है? एशिया के पास है। और एशिया क्षेत्रफल के ही नहीं, जनसंख्या में भी यानी कि पॉपुलेशन में भी कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। यानी यहाँ पर जनसंख्या भी फुल है और एरिया भी फुल है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम आते हैं अफ्रीका पर। अफ्रीका ये लगभग 20% यानी एरिया में कौन से नंबर पे आ गया? सेकेंड नंबर पे। लगभग 20% एरिया इसका है और इसको अंध महाद्वीप, अंध यानी कि डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल्स ज्यादा मिलते हैं और गरीबी, यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है और गरीबी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इस वजह से इसका विकास बहुत कम हुआ है, सबसे लेस डेवलप्ड है। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? डार्क कॉन्टिनेंट। थर्ड पर जो आता है एरिया वाइज, थर्ड पर एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया। अब हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की। तीसरा आपका कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका लगभग 16.5%, 16.5% जो है वो क्षेत्रफल ले रहा है और ये सबसे विकसित है। आप जानते हैं अमेरिका कितनी बड़ी पावर है, तो ये सबसे विकसित आपका क्या हो जाएगा? महाद्वीप हो जाएगा। उसके बाद आता है चौथे पर, वो है साउथ अमेरिका, जिसको आप बोलेंगे दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका लगभग 12.5%, कितना? 12.5% एरिया ऑक्यूपाई करता है और ये अमेजोन के जंगलों के लिए फेमस है। यहाँ पर वॉल्यूम की अगर बात करें, यानी कि मैं बात करूं किसकी? वॉल्यूम की, तो उसके आधार पर अमेजोन जो है सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो ये वॉल्यूम की, ऐसे नील है पर ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं अंटार्कटिका की। और अंटार्कटिका आप जानते हैं नीचे ही नीचे आपने देखा होगा, ये अंटार्कटिका यहां पर स्थित है। इसका कलर देखिए, ये पूरा यहां तक फैला हुआ। इसका कलर कैसा है? व्हाइट है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये साउथ पोल पर आता है, दक्षिणी ध्रुव पर आता है और दूसरी बात यहाँ पर सूरज की किरणें सबसे तिरछी और इस एरिया में तो पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए यहाँ 6 महीने तक तो दिन और 6 महीने तक रात होती। तो ये वो साउथ पोल वाला एरिया है। तो इस क्षेत्र का नाम इसको श्वेत महाद्वीप या फिर व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और इस वजह से क्योंकि यहाँ 6 महीने दिन होगा, एक दिन 6 महीने का और रात होगी 6 महीने की, तो इस कारण इस जगह पर कोई रहता भी
नहीं, यानी मनुष्य यहाँ रहने के लिए, मनुष्य के लिए संभावना बहुत कम है। इस वजह से इसको निर्जन यानी कि मैनलेस, जहां पर कोई आदमी नहीं रहता, वो महाद्वीप भी, वो कॉन्टिनेंट भी कौन सा है? अंटार्कटिका है। ठीक है, तो देखिए ये जो अंटार्कटिका है 8.9% ले रहा है और ये 5वें नंबर पर आ रहा है। 8.9% के साथ इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट यानी कि श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा है, ये साउथ पोल पर आता है, दक्षिणी ध्रुव पर आता है। और लास्ट है विश्व की प्रयोगशाला। अच्छा, अब यहाँ पर और तो कोई रहता नहीं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं, यानी ये प्रयोगशाला है विश्व की। भारत ने भी अपनी 3 प्रयोगशालाएं यहाँ पर स्थापित कर रखी है। ठीक है, पहली है दक्षिण गंगोत्री, दूसरी है मैत्री, और तीसरी का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अंटार्कटिका में जो तीसरी है और सबसे नई, उसका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री और मैत्री में आपको बता चुका हूं, 3 प्रयोगशालाएं हैं, तीसरी आप मुझे बताएंगे। आगे चलते हैं यूरोप। यूरोप 6वें नंबर पर आता है एरिया वाइज। ठीक है, और कितना है? 6.8%। देखो यहाँ 8.9 है, इनको रिवर्स करके 9 को 6 बना दिया और 8 को 8 रहने दिया, तो ये 8.9 से क्या बन गया? 6.8%, 6.8%। और यूरोप में यूराल पर्वत है। ठीक है, आगे बात करें हम 7वें पर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा क्या आ जाएगा? कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। सबसे छोटा कौन हो गया? ये ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है कीवी कंगारू है, कीवी तो न्यूजीलैंड इसके पास में पड़ता है, और कंगारू, कंगारूस बोलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर्स हैं, उनको कंगारू, क्या कंगारू कहा जाता है, कंगारू यही मिलता है। अब बात करें म्यूजियम ऑफ स्ट्रेंज वेजिटेशन एंड एनिमल्स, ये क्या कहलाता है? अद्भुत वनस्पतियों का। अद्भुत मतलब स्ट्रेंज, जो नई है या बहुत कम मिलती है, रेयर, तो उन वनस्पतियों और पशुओं का एंड एनिमल्स का क्या है? ये म्यूजियम है, यानी अजायब घर है। तो कौन सा कॉन्टिनेंट है ऐसा जिसको आप क्या कहेंगे? अद्भुत वनस्पति और पशुओं का अजायब घर, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये थे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। एक बार मैप में फिर देख लेते हैं इनको। एशिया यहां पर है, आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा मैंने बताया आपको अफ्रीका, जो ये रहा। अफ्रीका की एक और विशेष बात है, वो ये है कि इससे तीनों लेटिट्यूडनल लाइंस जो इंपॉर्टेंट है वो निकलती है। पहली 0 डिग्री, ये देखिए निकल रही है 0 डिग्री, इक्वेटर जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, तो ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन भी अफ्रीका से पास हुई। दूसरे नंबर पर जो आती है वो है ये 23.5 डिग्री, जिसको आप 23.5 डिग्री, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, जिसको आप क्या कहेंगे? कर्क, ये कौन सी है? भूमध्य। और यहां पर वापस 23.5 डिग्री कौन सी आ जाएगी आपकी? और ये तो 15 डिग्री है, सॉरी, तो ये वाली तो आपकी है 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद ये 15 है और 30, इनके बीच में ही कहीं आएगी आपकी ये 23, थोड़ा सा ऊपर आएगी 23.5 डिग्री। और ये 23.5 डिग्री वाली कौन सी हो जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इसको आप कहेंगे कर्क रेखा। और यही 15 और 30 के बीच में आपकी कौन सी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी कौन सी? मकर रेखा। ये भी 23.5 पर होती है, ऊपर नीचे से, तो ये भी कौन सी हो जाएगी? मकर। और मकर के बाद आप इसको क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है, इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं पास होती है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, उसके बाद ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, 0 से ऊपर है तो नॉर्थ, कैंसर कर्क रेखा, और 0 से नीचे है तो साउथ, मकर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तीनों निकलने वाला एकमात्र क्या है? ये महाद्वीप है। उसके बाद आगे हम 3rd नंबर पर एरिया वाइज चल रहे थे, तो क्षेत्रफल के आधार पर जो तीसरा सबसे बड़ा हो जाएगा वो कौन हो जाएगा आपका? ये पहला था, ये दूसरा था। ठीक है, अब तीसरा कौन हो गया आपका? नॉर्थ अमेरिका, सबसे विकसित भी है ये, तो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। और इसमें वैसे तो मैं बता दूं 3 बड़े क्षेत्र हैं, ये कनाडा, ये यूएसए और ये मैक्सिको। 3 मोटे मोटे 3 बड़े देश हैं इसके, ऊपर वाला कनाडा, फिर ये यूएसए, ये मैक्सिको। इधर उसके बाद चौथे नंबर पर, ये दोनों साथ साथ हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका साथ साथ दिखाई देंगे, तो देख लीजिए क्षेत्रफल में पहले तीसरे नंबर पर ये है, और साथ ही चौथे नंबर पर क्या आ गया? साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका है, इस साउथ अमेरिका में आपका ये अमेजोन के जंगल मिलते हैं, और इसका सबसे बड़ा जो देश है वो आपका ब्राजील आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? साउथ अमेरिका। उसके बाद हम आगे बात करें तो आगे कौन सा है आपका? 5वें नंबर पर आ जाएगा क्षेत्रफल में अंटार्कटिका, जिसको आप जानते हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उसके बाद 6वें नंबर पर जो आएगा आपका यूरोप। ये यूरोप दिखने में थोड़ा ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है?
कि ये जितना भी छोटा छोटा हिस्सा है और ये ग्रीनलैंड, ये पूरा किसका भाग माना जाएगा? इस यूरोप का। और आगे बात करें 7वें नंबर पर क्या है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके क्या हो गए? 7 महाद्वीप हो गए, यानी कि कॉन्टिनेंट्स। और अब हम बात करते हैं ओशियंस की। तो ओशियन में आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पर है ये पैसिफिक ओशियन, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर आपका है पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। और ये अर्थ के इस एंड से शुरू होकर इस एंड पर खत्म हो रहा है, इतना घूम रहा है। ये पूरा एरिया क्या है आपका? प्रशांत महासागर है, यानी कि पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा आएगा वो आएगा आपका अटलांटिक। और अटलांटिक की विशेषता ये है कि इस अटलांटिक का जो आकार है, जो साइज है, शेप है, वो एस टाइप की है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये एस टाइप का जो ओशियन है ये है अटलांटिक। इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ अटलांटिक, ठीक है। इसी के दो भाग हैं, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। उसके बाद आगे थर्ड नंबर पर जो बड़ा महासागर या ओशियन है वो है आपका इंडियन, इकलौता, जिसका नाम हिंद महासागर, हिंदुस्तान के ऊपर पड़ा, ठीक है। फोर्थ नंबर पर जो है वो है आपका सदर्न ओशियन, जिसको आप साउथर्न या सदर्न जो भी कहें, साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। और इसका एक नाम और मिलता है अंटार्कटिक। क्यों मिलता है? क्योंकि अंटार्कटिका के पास पाया जाता है। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से का नाम आप क्या देंगे? साउथर्न ओशियन देंगे। ये पूरा हिस्सा क्या हो गया? साउथर्न ओशियन हो गया। आगे बात करते हैं, जो लास्ट है, टोटल कितने हैं? 5 महासागर हैं। और जो पांचवा है वो कौन सा हो जाएगा आपका साउदर्न के बाद? आर्कटिक ओशियन। ये 5 महासागर, ठीक है। ये अभी तक हमने बेसिक नॉलेज पढ़ी है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या है? आर्कटिक ओशियन, ठीक है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है पानी वाला, ये क्या है आपका? आर्कटिक ओशियन। यहां तक हमने क्या देख लिया? 7 तो कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस। अब हम बात करते हैं इंडिया की लोकेशन क्या है। तो इंडिया एशिया के साउथर्न पार्ट में, यानी साउथ एशिया, यानी दक्षिण एशिया में आता है हमारा क्या? इंडिया। और ये इंडिया है, ये क्या है कि इसके जो पड़ोसी हैं वो भी इसी में समाहित लगते हैं। तो एक आता है कि भारत के जो भारत का उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, ऐसा क्वेश्चन आता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं? तो इंडिया तो आएगा ही सही, लेकिन इंडिया के जो पड़ोसी हैं जैसा लगता है कि उसी में समाये हुए हैं, तो उनको भी आते हैं। एक बार देखिए, ये आपका भारत समझ लीजिए, और यहां पर आ गया आपका पाकिस्तान, यहां पर है आपका नेपाल, यहां पर है ये भूटान, इधर आ जाएगा आपका बांग्लादेश, और ये आपका क्या होगा? इंडिया। 1 2 3 4 और ये 5। तो इन पांचों से मिलकर जो पार्ट बना है आप उसे ही क्या कहेंगे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया अलग है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत के अलावा ये 4 इसके पड़ोसी और हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है, देखिए, कि भारत में एक तरह से क्या हुए हैं? समाहित हुए हैं। इसलिए ये जो पूरा पार्ट है कौन कौन से हो गए? फर्स्ट नंबर पर हो गया आपका इंडिया खुद, इंडिया के बाद सेकंड नंबर पर आपका कौन सा हो गया? ये पाकिस्तान हो गया। थर्ड पर कौन सा हो गया? तो नेपाल हो गया। नेपाल के बाद फोर्थ नंबर पर कौन सा हो गया? तो आपका भूटान हो गया। और भूटान के बाद फिफ्थ नंबर पर कौन सा हो गया? तो आपका ये बांग्लादेश हो गया। इस पूरे पार्ट को आप क्या बोलेंगे? इस पूरे पार्ट को आप कहेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये पूरा पार्ट क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप। बात समझ में आ गई आपके?
भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा कौन कौन से देश हैं? तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। इन पांचों से मिलकर क्या बना है? भारतीय उपमहाद्वीप। यहां तक की बात हो गई। अब हम चलते हैं आगे। एक और चीज, जो अर्थ है वो अर्थ, उसमें ऐसी लेटिट्यूडनल लाइंस जो अभी हमने देख चुके थे अफ्रीका वाले केस में, और ऐसी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस मिलती है। इन लाइंस को बोलते हैं लेटिट्यूड। क्यों? क्योंकि, और इनका हिंदी में नाम है अक्षांश। ठीक है, लेटी हुई रेखाओं से मैंने नाम याद करवा रखा है कि लेटिट्यूड। जो लाइंस लेटी हुई हैं दिख रही है आपको, तो इनको क्या कहेंगे? लेटिट्यूड। और ये क्या काम करती है? ये है 0 डिग्री लेटिट्यूड। और ऐसे ही इन लाइंस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। वैसे वर्ड पढ़ाऊंगा तब और ज्यादा डिटेल पढ़ाऊंगा। ये है 0 डिग्री और इसका नाम है देशांतर। इन रेखाओं को बोलते हैं देशांतर रेखाएं, जबकि इन रेखाओं को बोलते हैं क्या? अक्षांश रेखाएं। इधर वाला अक्षांश, इधर वाले देशांतर, क्योंकि ये ऐसे लॉन्ग लॉन्ग है और ये लेटी हुई है, तो उनका नाम क्या हो गया? लेटिट्यूड यानी अक्षांश, और ये देशांतर। अक्षांश पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड करते हैं। ये 0 डिग्री ने इस वाले ऊपर वाले भाग को डिवाइड किया किसमें? ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कहलाया उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये पूरा गोला है, अर्थ एक गोला है, स्फीयर है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो आधा हो गया ना, तो हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाला पार्ट कहलाया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी ये कहलाया उत्तरी गोलार्ध और ये वाला पार्ट हो गया दक्षिणी गोलार्ध। सेम चीज है, इधर लॉन्गिट्यूड भी यही काम करेगी। तो इस लॉन्गिट्यूड ने भी इस अर्थ को दो पार्ट में, इस तरफ इस तरफ। अब ये वाला आपने डायरेक्शंस याद कर रखी हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ये वाला पार्ट क्या है? वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये हो जाएगा साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इससे हुआ क्या? इससे पता चल जाएगा कि कौन सा कंट्री इस 0 डिग्री के ऊपर है और कौन सा इसके 0 डिग्री के नीचे है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ क्या बोलते हैं? कैंसर। नीचे वाली क्या है? कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यानी ये है मकर रेखा और ये वाली क्या है? कर्क रेखा। इससे ऊपर चलेंगे 66.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ ऊपर सबके नॉर्थ आएगा क्योंकि 0 से ऊपर है, और इनके नीचे 23.5 सेम चलेगा। लेकिन यहाँ क्या आएगा? साउथ, और यहाँ भी 66.5 डिग्री पे भी साउथ। और ये पॉइंट है 90 डिग्री साउथ, ये पॉइंट है 90 डिग्री नॉर्थ। यहाँ आपके क्या है? पोलर रीजन है, ध्रुव है। और ध्रुव हमेशा क्या होते हैं? वहां 6 महीने दिन 6 महीने रात, क्योंकि सूरज की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी वहीं पड़ती है, यानी सबसे ज्यादा स्लैंट पड़ती है। और उस कारण क्या होता है कि यहाँ पर 6 महीने तक तो दिन ही रहता है, रात होती नहीं, क्योंकि सूरज की किरणें पहुंच रही तो दिन हो रहा है, और जब सूरज उधर चला जाएगा तो यहाँ 6 महीने क्या पड़ जाएगी? रात पड़ जाएगी। तो ये जो एरिया होता है, सूरज मूव नहीं करता, सन स्टेशनरी रहता है, अर्थ मूव करती है, तो वो ऐसे मूव कर जाती है कि यहाँ पर क्या करती? सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, तो उस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा? 6 महीने के लिए रात हो जाएगी। तो ये है आपके पोलर। अब आपसे बात करूं, ये जो एरिया है यहाँ सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है, इसलिए इस पार्ट को बोलते हैं ट्रॉपिकल, यानी उष्ण। और यहां सबसे कम पड़ती है, तो इसको बोलते हैं फ्रिजिड, या फिर हिंदी में कहें तो आप शीत कटिबंधी, शीत। ठीक है, और ये कटिबंध क्या होते हैं? इनकी बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं जोन, और जोन को हिंदी में बोलते हैं कटिबंध। ठीक है, तो ये क्या हो गए? जोन, ये ट्रॉपिकल जोन है, ये शीत यानी कि फ्रिजिड जोन है। ये वाला पार्ट कैसा है आपका? फ्रिजिड जोन। और ये आधा तो इसमें गर्मी और आधा ठंड, तो इन दोनों के मिक्सर से बना है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा सब ट्रॉपिकल। और सब ट्रॉपिकल क्या हो जाएगा? सब ट्रॉपिकल का नाम, जो चीज ऊपर है 0 से ऊपर, सेम चीज 0 से नीचे चली। देख लीजिए, यहाँ उष्ण है तो यहाँ भी उष्ण है, यहाँ ये सब ट्रॉपिकल है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? सब ट्रॉपिकल, जिसे आप क्या कहेंगे? शीतोष्ण। और यहाँ तो शीत चल ही रहा है, शीत, या फिर इसे कहेंगे ध्रुवीय, पोलर रीजन। तो यहाँ पर जो जलवायु होगी वो भी पोलर रीजन होगी। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं इंडिया की लॉन्गिट्यूड वाले केस में देखते हैं। ये 0 डिग्री है, इसको उसको तो हम बोल रहे थे इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और ये वाली जो है इसको आप कहेंगे ग्रीनविच मीन
टाइम। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है वो GMT कहलाती है, क्योंकि इन रेखाओं से आपने देखा कि यहाँ पर जो फोटो पीरियड यानी कि जो सनलाइट पड़ रही है उससे आपने आपके यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशंस को डिफाइन किया है। मतलब आपने यहाँ पर जलवायु को बताया कि यहाँ मौसम कैसा होगा, तो यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगी। अच्छा, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो उससे यहाँ क्या होगा, उस एरिया से यहाँ पर इवेपोरेशन यानी कि जो जल होगा उसका वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पर रेन ज्यादा होगी। रेन बारिश ज्यादा हुई तो उस कारण से यहाँ पर पेड़ पौधे भी अधिक पाए जाएंगे, यानी यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो भी क्या होगी, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो वेजिटेशन होगी वो भी फॉरेस्ट होंगे, वो भी इस एरिया में आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं ये क्या काम करती है। वैसे तो दोनों मिलकर के लोकेशन बताने का काम करेगी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलकर के किसी जगह की लोकेशन बताएंगी। लेकिन ये क्या काम करती है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है इनका एक काम और है टाइम बताने, ये टाइम बताएंगी। और इस ग्रीनविच लंदन में एक शहर है, लंदन में ग्रीनविच, उस ग्रीनविच में इसका 1882 में और 84 इस बीच में इस GMT रेखा का क्या कर दिया गया, निर्धारण कर दिया गया। तो ग्रीनविच मीन टाइम इसका नाम है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो वो ग्रीनविच मीन टाइम क्या करेगी, वो समय भी बताएगी। ये समय इस बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, फिलहाल भारत की बात करते हैं। अब हम आते हैं भारत की लोकेशन पर, जो आज का टॉपिक मेन है। अब हम उस पर आते हैं, भारत की क्या हो गई लोकेशन। तो लोकेशन में हम देखेंगे, हमने आपको बता दिया ये 0 डिग्री लाइन है, और 0 डिग्री के ऊपर वाला जो हिस्सा है नॉर्थ, यानी कि लैटिट्यूडनल के हिसाब से नॉर्थर्न डायरेक्शन में आ रहा है, देख लीजिए नॉर्थर्न डायरेक्शन में आ रहा है। और उसके बाद देशांतर लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है ये 0 डिग्री, 0 डिग्री के इस तरफ क्या है, इधर वेस्ट है और उधर ईस्ट है। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, ईस्ट है। यानी इस तरफ जो भी आएगा उनके आगे हम ईस्ट लगाते चलेंगे, इधर जो भी आएगा उनके आगे हम वेस्ट लगाते चलेंगे। इस 0 डिग्री से ऊपर जो भी आएगा उसके हम नॉर्थ लगाएंगे, और इसके नीचे जो भी आएगा उसके हम क्या लगाएंगे, साउथ। तो अगर वो लैटिट्यूडनल पूछे तो भारत नॉर्थर्न हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर वो देशांतर पूछे तो भारत पूर्वी गोलार्ध यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर उस वाले पार्ट में है। ये तो हो गई गोलार्ध के हिसाब से। अब कौन से महाद्वीप में है, तो आपने देख लिया एशिया, एशिया में भी साउथ एशिया, और साउथ एशिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया 5 देशों से मिलकर बना है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 5 हो गए। अब एक बात और कि जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से भारत कितना दूर है, तो ये है 876 किलोमीटर, यानी कि भूमध्य रेखा और भारत के बीच में दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के नोमेनक्लेचर की, भारत नाम आया कहां से। तो भारत नाम के लिए आप एंशियंट जो वैदिक टेक्स्ट हैं, हमारे जो वैदिक सभ्यता है उसमें भारत के लिए हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे, और वो आजकल के साइंटिस्ट से तो बहुत आगे एडवांस थे। तो उन्होंने उसी समय इन आजकल जो हम कॉन्टिनेंट्स नाम दे रहे हैं उनको उन्होंने पहले ही द्वीप नाम दे दिया था, जो आजकल कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भारत नाम कहां से आया। तो भारत की पहले बात करूं, भारत का ऑफिशियल नेम अगर आपसे पूछ ले तो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल में, संविधान के पहले अनुच्छेद में नाम लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। तो इंडिया और भारत ये दोनों नाम हमें कहां मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो पहली बात भारत और दूसरा इंडिया, ये हमें कहां से मिले, कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। आगे बात करें भारत, तो भारत के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। पुराण कहते हैं, उसमें भी ऋग्वेद के अनुसार ये मान्यता है कि ऋग्वेद में एक दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। उस दशराज्य युद्ध में 2 कबीले, दस और भरत कबीलों में लड़ाई होती है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में मतभेद के कारण वो लड़ाई थी। तो उसमें भरत कबीले के नाम पर क्या पड़ गया है, भारत। भरत ट्राइब थी, तो भरत कबीले के नाम पर क्या नाम रख दिया गया, भारत। और दूसरा जो है वायु पुराण बोलता है कि उसमें राजा दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर क्या पड़ा, भारत। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं वो एक तो भारत नाम का क्या करते हैं, उल्लेख। वायु पुराण तो दुष्यंत के पुत्र को भरत के नाम पर बताता है, और ऋग्वेद बताता है कि जो भरत कबीला था उसके नाम पर क्या पड़ा है, भारत। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो ग्रीक यानी कि यूनानी लोग आए, उन ग्रीक ने वो इस सिंधु नदी को, यहाँ से एक सिंधु नदी बहती है, उस सिंधु नदी को उन्होंने क्या नाम दिया, इंडस। वो इंडस बोलते थे। ठीक, तो उस इंडस नाम के आधार पर क्या नाम पड़ गया, इंडस से पड़ा इंडिया। ठीक, आप देखेंगे कि ये जो यूनानी यानी ग्रीक लोग थे, इन्होंने क्या नाम दिया,
इंडिया। तो इंडिया और भारत दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में है और दोनों की आपने ये भी देख ली। उसके अलावा अन्य नाम क्या क्या है, तो अन्य नाम अभी देखते हैं। एक नाम मिलता है ब्रह्मवर्त या आर्यवर्त। और क्यों मिलता है, क्योंकि ये आर्यों की निवास स्थली मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो उत्तर भारत वाला हिस्सा है, नॉर्थर्न इंडिया वाला हिस्सा है, इसमें ये आर्य निवास करते थे और इन आर्यों के नाम पर क्या नाम पड़ गया, ब्रह्मवर्त या आर्यवर्त। और आर्यों की जो निवास स्थली है ये कहां लिखा गया है, मनुस्मृति में। काफी डिबेटेड बुक, पर जब तक आप पढ़े नहीं तब तक कुछ कमेंट देने से बचें। ये मनुस्मृति, इसमें लिखा गया है कि ब्रह्मवर्त या आर्यवर्त आर्यों की निवास स्थली। उसके बाद दूसरा जम्बू द्वीप। अच्छा, इस श्रीलंका को तो कहा गया सिंहल द्वीप और इसे कहा गया जम्बू द्वीप। तो अगर नाम मिल जाए कि जम्बू द्वीप कहाँ है, तो वो भारत का, और भारत का ही नहीं, एशिया का जो दक्षिणी भाग है उसका नाम क्या है, जम्बू द्वीप भारत का। और उसके बाद ये श्रीलंका है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आपको मिल जाएगा सिंहल द्वीप। और वो पद्मावती जिसके आपने ऊपर मूवी देखी, वो इसी सिंहल द्वीप की क्या थी, राजकुमारी थी इस श्रीलंका की। आगे बात करते हैं और द्वीप कौन कौन से हैं, तो क्रॉन्च द्वीप नाम है उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका का नाम क्या है, क्रॉन्च द्वीप। प्लक्षद्वीप, प्लक्षद्वीप नाम है दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका का। एशिया का आप समझ ही गए, जम्बू द्वीप। आगे बात करें शाकद्वीप, तो शाकद्वीप नाम है यूरोप का। उसके बाद पुष्कर द्वीप, तो पुष्कर द्वीप नाम हो जाएगा अफ्रीका का। शाल्मली द्वीप नाम है ऑस्ट्रेलिया का। और कुश द्वीप नाम है इंडोनेशिया और फिलीपींस का। ठीक है, ये जम्बू द्वीप था और ये भी आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं हिंदुस्तान। अच्छा, जैसे यूनानी ग्रीक थे वो इंडस से उन्होंने नाम रखा इंडिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इस इंडस का ही नाम क्या था, सिंधु। हिंदी में इस इंडस रिवर को बोलते हैं सिंधु नदी, और इसकी सिंधु की ही वो सहायक हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी से क्या था कि वो जो ईरानी लोग थे, वो ईरानी लोग इस सिंधु की में जो स है, ये स को ह पढ़ते थे। तो इनके हिसाब से सिंधु नदी वाला क्षेत्र सिंधुस्थान कहलाए, और स को ह पढ़ने से वो सिंधुस्थान से क्या हो गया, हिंदुस्तान। ठीक है, तो सिंधु को हिंदू कहा और इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान। किसने हिंदुस्तान नाम किसने दिया, ईरानियों ने। तीनों में डिफरेंस है। ईरानियन जो लोग थे, पर्शियन जो लोग थे, उन्होंने क्या नाम दिया है, उन्होंने नाम दिया है हिंदुस्तान। यूनानी यानी ग्रीक लोग जो थे, उन्होंने क्या नाम दिया है, तो उन्होंने नाम दिया है इंडिया। और जो पुराण है वो क्या मानते हैं, भारतवर्ष या भारत। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतवर्ष वैदिक साहित्य आपके बोलते हैं। अब मैं बात करूं कि जो वर्ल्ड आपने देखा, उस वर्ल्ड में भारत की स्थिति देख ली। अब मैं देखता हूं भारत का स्थान। अगर मैं बात करूं आपसे कि एरिया वाइज क्षेत्रफल में अगर मैं देखूं तो भारत का स्थान कौन सा है, तो पहले बात कर लेते हैं। एरिया में जो भारत है वो पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट, 7वें स्थान पर है। और ये 7वें स्थान पर है। ये पूरे वर्ल्ड का कितना एरिया ले रहा है, 2.43% एरिया ऑफ वर्ल्ड, यानी 2.43% विश्व का क्या ले रहा है, ये क्षेत्रफल। तो पूछ ले भारत कितने परसेंट क्षेत्रफल पर फैला है, कितने परसेंट एरिया पर इंडिया है, तो वो है 2.43%। ठीक है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन की अगर वो बात करें कि भारत की पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत इस 2.43% पर तो है, ये तो उसका एरिया है। लेकिन यहाँ जनसंख्या यानी कि आपसे बात कर ले वो पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन कितनी है आपकी, तो ये है 17.5%, 17.5%। अच्छा, एरिया है कितना भारत का, तो वो है, भारत का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है, भारत का एरिया, 7वां सबसे बड़ा है। तो अब हम देखेंगे भारत से ऊपर कौन कौन से बड़े देश हैं। पहले हम बात करेंगे, सबसे बड़ा है रशिया, दूसरे पर है कनाडा, थर्ड पर है, रशिया हो गया जिसको आप रूस बोलते हो, कनाडा हो गया, यूएसए जिसको आप अमेरिका बोलते हो, फोर्थ पर जो आएगा चाइना, चीन। एनसीईआरटी इस ऑर्डर को मानता है, कहीं कहीं पर चीन ऊपर और अमेरिका नीचे मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अमेरिका ना थोड़े से जो उसके आइलैंड्स हैं उनको भी अगर गिन लिया जाए तो ओवरऑल एरिया, यानी ओवरऑल
जो क्षेत्रफल है वो अमेरिका का ही ज्यादा है और चीन का कम है। लेकिन केवल शुद्ध रूप से स्थल को गिना जाए यानी कि ओनली मेन लैंड को गिना जाए तो चाइना का ज्यादा है, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं आपसे कि थोड़े थोड़े द्वीपों में, आइलैंड्स में बटा हुआ है, लेकिन ओवरऑल एरिया अगर हम देखें तो वो किसी का ज्यादा है, अमेरिका का। आप इस कंफ्यूजन में ना रहें, एनसीईआरटी जो मानती है उसी ऑर्डर पे चले। तो ये क्या है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना। 5वें नंबर पे जो आएगा वो आएगा आपका ब्राजील। 6वें नंबर पर जो आएगा वो आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर जो आएगा वो आपका पहुंच जाएगा क्या, भारत, इंडिया। 7वें नंबर पर ही आ गया। तो 8वां कौन है, 8वें पर हम बात करते हैं। 8वें नंबर पर कौन है आपका, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद 9वें नंबर पर कौन है, तो ये हो गया आपका कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान पे अगर 10वें नंबर की वो बात कर ले तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, अल्जीरिया। ये भारत के 10 बड़े देश हैं। भारत के क्या, वर्ल्ड के 10 बड़े देश, ठीक है। तो इनमें फर्स्ट नंबर पर कौन है, रशिया, रूस। दूसरे नंबर पर कनाडा। थर्ड नंबर पर यूएसए। फोर्थ नंबर पर चाइना। फिफ्थ पर ब्राजील। सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया। सेवंथ पर इंडिया। एट्थ पर अर्जेंटीना। नाइन्थ पर कजाकिस्तान और 10वें पर अल्जीरिया। अब याद कैसे रखेंगे इनको, तो एक छोटा सा, ज्यादा खास ट्रिक तो है नहीं, छोटी सी मैंने बना रखी है, RCUC बाई रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। 7 याद हो गए, बाकी 3 आप रख लेंगे। वैसे भी इंडिया के जस्ट बाद वाला वो कभी भी पूछ सकता है। तो अर्जेंटीना आपको याद रखना है। अर्जेंटीना के बाद अगला क्या है, कजाकिस्तान आपको याद रखना है। और कजाकिस्तान के बाद कौन सा हो जाएगा, अल्जीरिया। तो अल्जीरिया भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। RCUCBAI, जब आप ये याद करेंगे तो आपको टॉप 7 तो याद हो जाएंगे। 8वां, 9वां और 10वां आपको याद करना है। RCUC बाई, इससे 7 याद हो गए। अर्जेंटीना 8वां, 9वां कजाकिस्तान और 10वां क्या हो गया, अल्जीरिया। अच्छा, ये कौन से महाद्वीप में आएंगे, ये तो देश है ना, तो कौन से महाद्वीप में आएंगे। पहला रूस, रशिया आप जिसको बोलते हैं, वो एशिया में ही आएगा। दूसरा कनाडा, मैंने आपसे कहा था अमेरिका में 3 महाद्वीप है, मतलब 3 देश हैं बड़े, उनमें दूसरा कौन सा हो गया, नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा हो गया आपका, कनाडा। उसी नॉर्थ अमेरिका में कनाडा के जस्ट नीचे कौन सा है आपका, यूएसए। 3 हो गए, दोनों कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये जो रशिया कहां पर हो गया आपका, एशिया में हो गया। ये अमेरिका, यूएसए के बाद अगला बात करें चाइना, तो चाइना भी कहां है आपका, एशिया में, ठीक है। तो 2 बड़े देश तो एशिया से आ गए और 2 नॉर्थ अमेरिका से आ गए। 5वां ये ब्राजील। ब्राजील अभी आपको बताया था मैंने, अफ्रीका में, वो अमेजोन वाला पार्ट है, वो इसमें आ जाएगा, ओ सॉरी, साउथ अमेरिका में। कहाँ आ जाएगा ये, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका के बाद यानी कि दक्षिणी अमेरिका में कौन है आपका, ब्राजील। तो आपसे अगर सवाल सीधा ये पूछ ले कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अभी तक आप देखें ये वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज हैं, किसमें, एरिया में। तो उनमें साउथ अमेरिका कहां पर आ रहा है, आप देख लेंगे 5वें, साउथ अमेरिका में ब्राजील कहां पर आ रहा है, तो 5वें नंबर पर। अभी तक साउथ अमेरिका आया क्या, नहीं आया। तो आप समझ जाएंगे कि वो आपसे ऐसे पूछे कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो भी कौन है, ब्राजील, ठीक है। 6वें नंबर पर कौन आ गया आपका, ऑस्ट्रेलिया। ये खुद ऑस्ट्रेलिया में है ही सही। 7वें पर आपका इंडिया आ गया, ये भी कहां है, एशिया में। अर्जेंटीना, ब्राजील के बाद साउथ अमेरिका में दूसरा बड़ा देश, अर्जेंटीना। 8वें पर क्या आ गया आपका, कजाकिस्तान, ये भी एशिया में। और अल्जीरिया, ये कहां पर है आपका, अफ्रीका। तो अफ्रीका का अभी तक एक ही देश आया, कौन सा आया वो, अल्जीरिया, एकदम लास्ट में। एशिया से कितने आ चुके हैं, 1, दूसरा चाइना 2, इंडिया 3 और कजाकिस्तान 4। 4 कहां के हो गए, एशिया के। उसके बाद आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के 2 आ गए, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका का 1 और 2 आ गए। चलिए, ऑस्ट्रेलिया का 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके टॉप 10 कंट्रीज। इसमें भारत का स्थान कौन सा, तो भारत का 7वां है। भारत का एरिया है कितना, तो 2.43%, जो विश्व के क्षेत्रफल का है। और जनसंख्या यहाँ पर कितनी है, तो 17.5%। आगे हम बात करते हैं, आगे आप देख लेंगे भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या। अब मैं बात करता हूं आपसे, जो इंडिया है, ये इंडिया है आपका। इस इंडिया की अगर मैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, इस इंडिया की अगर मैं आपसे लोकेशन की बात करूं, तो इस इंडिया की अब हम देखेंगे क्या, 0 डिग्री के आधार पर और
इसकी जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि भारत की जो मेनलैंड है उसका साउथर्न पार्ट है, वो कौन सा है, वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर। और आपने नाम सुना हो, तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी, और वहीं पर ये भारत का कौन सा बिंदु है, मुख्य भूमि का साउथर्न पॉइंट यानी कि दक्षिणतम बिंदु, ये क्या है आपका कैप कोमोरिन। और केप कोमोरिन जो है, केप कोमोरिन ये कहां पर है आपका, कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कहां है, तमिलनाडु में। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि 0 डिग्री के ऊपर भारत है ना, तो इन सब के ऊपर क्या लगेगा, नॉर्थ लगेगा, और नीचे क्या लगेगा, साउथ लगेगा। तो ये ऊपर है ना 8 डिग्री, तो यहाँ क्या लगेगा, नॉर्थ। सिमिलरली आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर जो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये क्या आ जाएगा, भारत का उत्तरतम बिंदु, यानी भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। इसे आप क्या कहेंगे, तो इसको आप कहेंगे इंदिरा कोल। और ये इंदिरा कोल कहाँ है, आपको पता है कि ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख है और ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर है, तो ऊपर लद्दाख में आ रहा है, तो इंदिरा कोल ये कहाँ हो जाएगा, लद्दाख में। तो ये भारत का क्या हो गया, पूरा यहां से यहां तक का क्या हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार, यानी कि लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। अब बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो वो यहां से यहां तक है। ये भारत का कौन सा, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया, यानी कि पश्चिमी, एकदम पश्चिमी किनारा हो गया। और यहाँ पर है आपका कौन सा, यहाँ पर है आपका गुहार मोती, या उसका नाम और मिलता है गोल मोता। और ये कहां पर है आपका, सरक्री के पास है, और ये कहां है, गुजरात। ठीक है, या कितने डिग्री पे है। अब अपन बात कर रहे हैं, ये तो थे कौन सी लाइंस, लैटिट्यूडिनल लाइंस यानी कि अक्षांश। अब हम बात कर रहे हैं देशांतर की। तो देशांतर में इस तरफ आप लगाते हो वेस्ट, और इस तरफ आप लगाते हो ईस्ट। अब हमने देखा भारत इस जगह पर है, तो भारत इस जगह पर होने के कारण वो इधर है, तो वो ईस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और वहां से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। आप याद कैसे रखेंगे इसको, 6 7 8 होता है ना, 6 7 8 होता है, उसको उल्टा कर दें, 6 8 7, ये क्या आ जाएगा, भारत का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट आ गया। और उधर वाला जो भाग है वो आपको ऐसे ही याद रखना है, 97 25 97 25 ईस्ट में। ठीक है, तो ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। अब बात करें इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है गोरमोता, गुहरमोती। और इस वाले भाग का जो नाम है, इस वाले भाग का नाम है किबिथु, और कुछ जगह पर मिलता है वालांगू। और ये किबिथु और वालांगू कहां पर है, तो यहां पर आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो अगला आता है वो है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, और लास्ट में आता है मिजोरम। इनका भी क्रम याद रखें, याद रखने का तरीका है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। याद कैसे रहेगा, याद रखना भाई ये नाग है और उसको मणि मिली है, तो नाग मणि से आपको क्लियर हो जाएगा अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कह सकते हैं अरुणा को नागमणि मिली और उसको मजा आ गया, तो आप कह सकते हैं अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे ही याद रखना है, आप आपके हिसाब से बना सकते हैं। मैंने बता दिया, अरुणा को नागमणि मिली और उससे मजा आ गया। तो ये पार्ट हो गया आपका कौन सा, बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया इंडिया का, 68 डिग्री 7 से 97 25 तक। और ये जो पूरा है, अब ये जो भाग है, भारत लंबाई भारत की ज्यादा है और चौड़ाई थोड़ी सी कम है भारत की। ये वाला पार्ट ज्यादा है, कितना है, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस पूछे वो किलोमीटर में, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो ये भारत का कौन सा विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। क्यों है अक्षांशीय विस्तार, यानी कि ये लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है। लैटिट्यूडिनल क्यों बोला, क्योंकि ये इन लाइनों के बीच का है। 8 डिग्री ऐसी वाली लाइन है, ऐसी लाइन है, यहाँ पर कहीं 8 डिग्री है और यहाँ पर कहीं 37 डिग्री है, तो इन लाइनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 3214। तो अक्षांशीय विस्तार है ये भारत का कितना, 3214, यानी कि 3214 किलोमीटर। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें आप देखिए ये रहा, आप देखेंगे कि ये वही भाग है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुहार मोती गुजरात, और उधर वाला जो है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ऊपर बात करें
तो वही था 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा कोल, और नीचे वही है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु। उसके बाद आप बात करेंगे तो ये 32-14 हो गया, और ये वाला जो भाग है ये कितना हो गया 29-33, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो बात है वो कितनी हो गई आपकी 29-33, 2933 किलोमीटर। ये भाग आपका कौन सा हो गया, ये इन देशांतरों के मध्य का विस्तार, यानी भारत का देशांतरीय विस्तार, यानी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। भारत का देशांतरीय विस्तार पूछे तो वो कितना है 2933, 29-33 किलोमीटर, और अगर अक्षांशीय पूछ ले तो वो कितना है 32-14, 3214। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है कि देशांतरीय ज्यादा है, तो आप देख लीजिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है। ठीक है, वो कभी कभी इनमें डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो आप निकाल लीजिएगा। आगे बात करें एक और छोटी सी चीज कि भारत के यहां पर जैसे भारत है, और भारत की यहां पर है अंडमान निकोबार, और भारत की यहां पर स्थित है आपका लक्षद्वीप। ये भारत के दो आइलैंड्स हो गए, एक तो है अंडमान निकोबार और दूसरा कौन सा है आपका लक्षद्वीप। तो ये जो अंडमान निकोबार है, ये देखिए ये भी भारत का हिस्सा है, ये भी भारत का हिस्सा है। यहाँ था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, डिग्री के लिए ऐसा, और नॉर्थ के लिए ये डिग्री होता है, और ये मिनट होता है, मिनट के लिए डैश यूज करेंगे, और डिग्री के लिए ऐसे डिग्री। तो यहाँ पर जो ये भाग है, क्या ये भारत से नीचे है क्या? आप इस लाइन पर 0 से ऊपर चलोगे तो 1 2 3 4 ऐसा आएगा, 1 2 3 4 ऐसा आएंगे। तो आप चलते चलते जब 8 डिग्री पर पहुंचे तो आपको ये जगह केप कोमोरिन, केप कोमोरिन कहाँ पर है? कन्याकुमारी, वो आपको यहाँ मिली तमिलनाडु। ठीक, लेकिन आपने देखा कि भारत तो उससे पहले ही शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट है निकोबार वाला, वो इस मेन लैंड से भी नीचे है, और उसका नाम है 6 डिग्री 4 मिनट, और आप इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट के अलावा इसके नाम है क्या? पिगमेलियन, और पिगमेलियन के अलावा इसका एक और नाम है, वो क्या है? पार्सन पॉइंट, पार्सन, पिगमेलियन या फिर इंदिरा पॉइंट। ये 6 डिग्री 4 मिनट पर है, यानी कि ये इससे भी नीचे वाला हिस्सा है। तो ये हो गया आपका कौन सा 6 डिग्री 4 मिनट, इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट इसका नाम है। एनसीईआरटी 9th क्लास की ये बोलती है, सबसे मेन बुक्स जिसपे मैं ट्रस्ट करता हूँ वो एनसीईआरटी। तो वो क्या बोलती है कि जब 2004 में सुनामी आई, तो 2004 की सुनामी में ये जो 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट है ये डूब गया था। ठीक है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट वॉज सबमर्ज्ड इन 2004 सुनामी। ठीक है, आप इस बात को याद रखें, और यही आपको दिखाया है। ये रहा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। आपको पता है कि 0 से ऊपर है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? नॉर्थ, यानी कि उत्तरी अक्षांश। ये इंदिरा पॉइंट हो गया, पिगमेलियन पार्सन पॉइंट भी इसका नाम है। ये 8 डिग्री 4 मिनट हो गया। ठीक है, और अब अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को ऐसे मिला दूं, इनको ऐसे मिला दूं, तो क्या भारत का जो आकार है वो एक चतुष्कोणीय दिख रहा है क्या आपको? क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेंगुलर दिख रहा है क्या आपको? तो ये है भारत का आकार। क्वेश्चन आता है भारत का आकार कैसा है, 3-4 ऑप्शन देगा, समचतुर्भुज, विषम चतुर्भुज। तो आप क्या लगाकर आएंगे? ये चतुष्कोणीय है, यानी कि क्वाड्रेंगुलर। एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा चतुष्कोणीय, और यही भारत का आकार है। शेप ऑफ इंडिया इज क्वाड्रेंगुलर। ठीक है, आपने देख लिया भारत का ये वाला विस्तार कितना था 32-14, ये ज्यादा है, और 29-33 ये कम है। ये अक्षांशीय था, ये देशांतरीय है। उसके बाद आकार कैसा है? चतुष्कोणीय, ये चारों कोने हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद आप आगे बात करें तो अब एक क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उनमें से एक क्वेश्चन आया है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस देश की जनसंख्या, यानी अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री वाज हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन इन 2011? अगर आपने मेरी टिप थोड़ी सी याद रखी हो RCUC बाई, तो वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा कि किस पॉपुलेशन, किस कंट्री की पॉपुलेशन हाईएस्ट थी। तो आप बात करेंगे कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? ब्राजील, जापान, बांग्लादेश या जर्मनी। आप देखेंगे उन टॉप 10 में एक ही कंट्री था, ये ब्राजील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है? मैंने आपसे कहा था शुरुआत में जब आपको कॉन्टिनेंट्स पढ़ा है, 7 महाद्वीप हैं, और 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद दूसरे नंबर पर कौन है? एशिया के बाद अफ्रीका। अफ्रीका के बाद थर्ड नंबर पर कौन है? तो नॉर्थ अमेरिका। चौथे पर कौन है? तो साउथ अमेरिका। पांचवें पर कौन है? तो अंटार्कटिका। छठवें पर कौन है? 1 2 3 4 5। छठवें पर कौन है? तो छठवें पर आपका यूरोप।
सातवें पर कौन है? तो सातवें पर लास्ट में कौन था आपका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा, ऑस्ट्रेलिया से तो बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा। डायरेक्ट आंसर है यूरोप। अगर आपको याद है, एरिया वाइज अगर आपको याद है, तो सीधा सा आंसर आपका निकल के आ जाएगा क्या? यूरोप। ये ऑस्ट्रेलिया से तो बड़ा है देख लीजिए, और अंटार्कटिका से छोटा है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका था, एंड आई होप कि आप इसका आंसर सही लगाएंगे। वैसे तो आप मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट में मुझे बताएं। अभी तक मैंने 2 चीजें पूछी है आपसे कमेंट में। दूसरी यही है कि इनको आपको सही मैच करना है, मैच द फॉलोइंग सही करना है। इस तरफ लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और एशिया, और इस तरफ लिखा हुआ है अंधेरा महाद्वीप कौन है, यानी कि डार्क कॉन्टिनेंट कौन है, सभ्यता की पालना यानी कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि जहां से सब सभ्यताओं की शुरुआत हुई है, जो सभ्यताओं के मामले में सबसे विकसित है, जहां पर सबसे पहले चीजें डिस्कवर हुई। तो आप थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल गया होगा। अगला है अद्भुत वनस्पति और पशुओं का अजायब घर, यानी कि आप कहेंगे म्यूजियम ऑफ स्ट्रेंज वेजिटेशन एंड एनिमल्स, जहां पर अद्भुत स्ट्रेंज जो रेयर है वो मिलते हैं, ये बता रखा है। और विश्व की प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड। तो अब मैं इसके साथ क्लास को एंड करता हूं यहीं पर। आगे यहीं से बात करेंगे। भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमने आज पढ़ा है, और इसके आगे की बात हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।